डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के सेकेंडरी एग्ज़ाम के लिए साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21 जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 से जो पर्सन हैं उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन्हें आप भली भांति पढ़ सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 36 क्वेश्चंस होंगे और वो 4 पार्ट्स में ए बी सी डी में डिवाइडेड होंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे, कुछ से बिल्कुल शॉर्ट आंसर में आपको लिखना होगा, कुछ की लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो सेक्शन ए है। और सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन है अपन वो देखते हैं और इसके आंसर को अपन विथ लॉजिक, आपकी जो बुक है उस बुक में इसका आंसर किस प्रकार से दिया गया है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो सारी बातें अपन यहाँ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये अपनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो कि पहले चैप्टर में दिया गया है उस पोर्शन से पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है टेस्ट ट्यूब में तो हम कौन से दो ऑब्जर्वेशंस देख पाते हैं, हमें कौन से दो बदलाव वहां पर, कौन से दो करेक्टर्स हमें वहां दिखाई देंगे। उन टू करेक्टर्स को, टू ऑब्जर्वेशंस को अपन यहां लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन अपनी किताब में चलते हैं। आपके पास जो बुक है उस बुक में अपन पहले चैप्टर में देखें तो पहले चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो हैं उसमें सेकंड जो रिएक्शन टाइप है उसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना, यानी कि कोई भी एक रिएक्टर है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाला, भाग लेने वाला जो पार्टिकल्स है, जो कंपाउंड है, वो रिएक्टर कहलाता है। और जो वो टूटता है, डीकंपोज होता है। और डीकंपोज क्यों होता है? क्योंकि जब अपन उसको हीट देंगे या उसके ऊपर लाइट डालेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी उसमें अपन प्रोवाइड करेंगे तो उस समय वो डीकंपोज हो जाएगा और वो जो एक केमिकल है वो टू एंड मोर देन टू प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाता है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी 1.5 दी गई है वो सेम वही क्वेश्चन है जो अपने सैंपल पेपर में है। तो देखिए, थोड़ा इसको पढ़ते हैं अपन। क्या लिखा है? टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट के अपने क्या लिए? क्रिस्टल लिए। और जब कभी भी क्रिस्टल वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब आपको वहां पर क्रिस्टल वाटर उसके अंदर शो होगा, वहां क्रिस्टल वाटर जो है वो लिखना है। इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब देखो, जिस ट्यूब के अंदर अपन इसको गर्म करेंगे, ये आपको दिख रही है, ये टेस्ट ट्यूब, इसे अपन बॉइलिंग ट्यूब कहेंगे। ठीक है, इसमें अपन फेरस सल्फेट को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। पहले अपन को नोट करना है कि फेरस सल्फेट का जो कलर है वो कैसा है। और हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर और स्पिरिट लैम्प। नीचे जो लैंप जल रहा है वो स्पिरिट लैम्प हो सकता है। बर्नर के नीचे अपन बर्नर के ऊपर इसको गर्म कर रहे हैं बॉइलिंग ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट को। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई देंगे? एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। हैव यू नोटिस्ड दैट द ग्रीन कलर, फेरस सल्फेट का कलर कैसा था? ग्रीन कलर था। ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड, ये चेंज हो जाता है। यू कैन आल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो जब इसके अंदर ये सल्फर जो जलेगी तो इसकी जो स्मेल है वो हमें कुछ अलग प्रकार की स्मेल अपन कैच कर पाएंगे। तो इसके अंदर दो चेंजमेंट हो गए, दो पॉइंट अपन नोट अपन कर सकते हैं। और ये रिएक्शन जो आप देख पा रहे हो ये फेरस सल्फेट है
FeSO4, ये सॉलिड स्टेज के अंदर है, इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया। और साथ में यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो भी रिलीज होती है। ठीक है, जो गैसेज हैं ये लिबरेट इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के अंदर लिबरेट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि दो चेंजमेंट इसमें आते हैं। और नीचे देखो यहाँ पर डीकंपोजिशन जो रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट, यहां पर ये क्या है, एक सिंगल है, जो रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्शन में पार्ट लेने वाला, भाग लेने वाला जो केमिकल कंपाउंड होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है। और रिएक्टेंट हमेशा रिएक्शन में लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, और इधर जो कुछ भी राइट साइड में लिखा जाता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, यहां से देखो इसकी डेफिनेशन यहां से बनेगी, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो बुक के अंदर। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन। अब ये सिंगल रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन हीट के कारण हो सकता है, सनलाइट के कारण हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो सकता है। ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स, या ये सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। और सिंपल प्रोडक्ट्स की जो नंबर है, नंबर ऑफ द सिंपल प्रोडक्ट्स कैन बी 2 एंड मोर देन 2। ठीक है, यहां पर 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये यहां तक इसकी डेफिनेशन होगी। आगे इसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, क्रिस्टल के लिए मैंने भी बताया था आपको, जो फेरस सल्फेट है FeSO4, उसके साथ में अपन को क्या ऐड करना, वाटर ऐड करना। तो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें ऐड होते हैं। ठीक है, जिसको क्रिस्टल वाटर कहते हैं। तो जब अपन इसको हीट करेंगे, लो वाटर वेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, इनका कलर चेंज हो जाएगा। इट देन बी डीकम्पोज टू फेरिक एसिड, फेरिक एसिड बन गया, आप देख पा रहे हो यहां पर। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड, ये सॉलिड है, बाकी ये दोनों क्या है, गैस स्टेज के अंदर है, वाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड्स आर गैसेज। अब इसी प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर, ये तो अपने फेरस सल्फेट का एग्जांपल लिया, आपकी बुक के अंदर 3 एग्जांपल दिए गए हैं इसके अंदर। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, लाइम स्टोन का दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी हीट देंगे तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक अगला जो एग्जांपल है, अगले पेज के ऊपर आप देख पा रहे हो, लेड नाइट्रेट का दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गया बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय हीट। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या बताया कि अपने यहां देखिएगा, ये आप एक्टिविटी देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, लाइसिस हो रहा है, लाइसिस यानी टूटना। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो सनलाइट का है, ये रहा सनलाइट, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। क्लियर, जो सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट के अंदर सिल्वर और क्लोरीन के अंदर डिकम्पोज होता है। इस प्रकार से हमें डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। अब आपको इसका आंसर कैसे क्या लिखना है, तो देखिएगा, इसके लिए आपके जो साइट है NCERT, उसमें मार्किंग स्कीम भी दी गई है। तो अपन को बिल्कुल शॉर्ट आंसर, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आप यहाँ इसका आंसर देख सकते हो, यहां से आप इसका आंसर लिख सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक के क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करेंगे आपकी जो नोट बुक है उस बुक के द्वारा, और उसके बाद में उसके आंसर आप लिख सकते हो। यहाँ फेरस सल्फेट का क्या हुआ था, इनिशियल लाइट ग्रीन कलर, कैसा था ये, लाइट ग्रीन कलर था। चेंजेस या चेंज टू रेडिश ब्राउन कलर, किस कौन से कलर में चेंज हो गया, ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। सेकंड है कि कलरलेस गैस इज इन्वॉल्व, यहां जो गैस रिलीज हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो कलरलेस है। और गैस विथ कोकिंग स्मेल इज इन्वॉल्व, और ये जो गैस है इनकी स्मेल जो है कोकिंग स्मेल होती है। तो आपको एनी 2 कोई भी 2 लिखने हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर था वहां ये था लिस्ट एनी 2। ठीक है, आपको कोई भी 2 लिखने थे, ऑब्जर्वेशन लिखने थे कि आपने जो ये एक्टिविटी की है उस एक्टिविटी में आपने कौन से 2 ऑब्जर्वेशन जो है नोट किए हैं वो आपको लिखने हैं। क्लियर। अब ये जो पहला क्वेश्चन था इसी के आपको ऑप्शन आपके पास एक और अथवा में इसके साथ में और दिया गया है नीचे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको, ऊपर वाला या ये नीचे वाला। ठीक है
तो चलिए अपन सेकंड देखते हैं इसमें नीचे वाला। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स formed when 1 ml of dilute hydrochloric acid is added to 1 gram of sodium metal। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ठीक है, एक प्रकार का एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं, ठीक है, वो अपन को लिखना है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सेकंड चैप्टर में भी आपको मिलेगा और थर्ड चैप्टर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सेकंड जो चैप्टर है अपना वो है एसिड और बेस वाला चैप्टर, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट वाला। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब एसिड और बेस है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। और थर्ड जो चैप्टर है वो मेटल्स नॉन मेटल्स वाला है, तो उसमें अपन देखेंगे कि मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, दो चैप्टर के अंदर है। तो अपन देखते हैं इसको पहले सेकंड चैप्टर में कहां मिलेगा। चलिए लिए चलते हैं आपको, ये रहा अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। पहले पॉइंट में है एसिड बेस इन द लेबोरेटरी, और आप सेकंड पॉइंट में आप यहां देखोगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स, यानी कि एसिड और बेस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो ये यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। और ये ऊपर जो एक्टिविटी जो दी गई है इसमें बता रहा है कि 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया अपने, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 किसमें ले लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें अपन ने फ्यू पीसेज ऑफ जिंक, यानी कि जिंक क्या है, मेटल है, जिंक बोल दीजिए, दस्ता बोल दीजिए, एक ही बात है, अपन ने ये इसमें ऐड कर दिया। तो आप यहां इस प्रकार से डायग्राम में देख पा रहे हो, ये रहा जिंक ग्रेन्यूल्स, यहां पर जो जिंक मेटल है उसके पार्टिकल्स हैं, और यहां ये जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो यहां इसमें जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन के दौरान यहां पर इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और ये हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ इस ट्यूब में से होते हुए, डिलीवरी ट्यूब में से होते हुए अपने पास जो सोप सॉल्यूशन है इसमें से बाहर निकलेगा। और ये सोप सॉल्यूशन क्यों लिया गया है, वाटर क्यों नहीं लिया गया, अगर यहाँ वाटर लेते तो इसके अंदर ये जो बबल्स हैं वो नहीं बन पाते, ठीक है। तो यहाँ ये बबल्स बनेंगे, और ये जो बबल्स हैं जब ये बाहर ऊपर एटमॉस्फेयर में हवा में ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक अपन जलती हुई कैंडल इसके पास लेके जाएंगे, और ये अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसमें कौन सी गैस है। जब ये बबल से इस जलती हुई मोमबत्ती के पास में, कैंडल के पास में जो ही पहुंचेगा ये बबल, तो इसके अंदर एक पॉप साउंड उत्पन्न होगा, ठीक है, पॉप साउंड आएगा। तो पॉप साउंड जो है वो कब आता है, जब हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ ए पॉप साउंड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो स्वयं जलती है, खुद जलती है। देखिएगा, याद रखिएगा, O2 गैस जो है ये जलाने में सहायक है, CO2 गैस जो है वो आग को बुझाने में सहायक है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो स्वयं जलती है, खुद जलती है। तो यहाँ पर अपन ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये कंफर्मेशन कर लिया कि जो गैस रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेटल्स, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर। तो अपना क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा क्वेश्चन में चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, हमें ये लिखना है कि क्या प्रोडक्ट बना है, कब बना प्रोडक्ट, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में अपन सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो अपन आंसर देखते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, एक साल्ट बनेगा साथ में, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखिए इसका मैं जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को यहां लिखते हैं अपन, है क्या वास्तव में, ये अपन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ले लेंगे डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और प्लस में क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, सोडियम मेटल। तो ये रहा 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे अपन सोडियम के, ये बैलेंस करने के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया, साल्ट बन गया, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। तो मैं लिख देता हूं NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया, प्लस HCl यहाँ रिलीज हो, सॉरी हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो जाएगी, तो ये H2 गैस रिलीज इन द एटमोस्फियर। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया पहले, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl साल्ट, सोडियम क्लोराइड साल्ट बन गया। तो यहाँ पर
ये डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ में एक साल्ट बनता है। ये रिएक्शन भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अपने यहां जो अपन देख पा रहे हैं कि देखो यहां पर भी इसके नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, ये रहा कि ये एसिड और मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी प्रकार से थोड़ा आप नीचे जाएंगे, ये रहा NaOH और जिंक के साथ में रिएक्शन, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये सोडियम जिंक एंड साल्ट बनता है। तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि जब एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इसको अपन तीसरे चैप्टर में अगर देखें, तीसरा जो चैप्टर है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तीसरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, जो कि मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर है, वहां पर भी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको मिलेगा कि जब अपने मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रहा व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, सॉरी अगले अगले पे मिलेगा, ये वाटर के साथ में है थर्ड पॉइंट में, ये रहा व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है, तीसरे चैप्टर में भी है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव ए साल्ट, क्या साल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेज, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये बात अपनी दो चैप्टर के अंदर मिल गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जो आंसर आपको लिखना है वो सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। चाहे तो आप वो रिएक्शन जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है वो भी आप लिख सकते हो। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे है राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए थोड़ा सा अपन प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली थोड़ा समझेंगे तभी आप उसको याद रख पाओगे, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर आ सकता है। ये हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है? हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब है ऐसा वाटर जिसके अंदर अदर केमिकल्स ऐड है, जैसे कार्बोनेट है, सल्फेट है, क्लोराइड है, ये इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के जो साल्ट है वो उसके अंदर ऐड होते हैं, वो हार्डनेस ऑफ वाटर कहलाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो टू टाइप्स का होता है, थोड़ा समझिएगा इसको। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है टू टाइप्स का है। पहला जो है वो तो होता है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, और सेकंड जो टाइप है वो है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लियर? टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या होता है कि ऐसा वाटर जिस वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो, ठीक है। और टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं? उसको गर्म करके अपन हीट दे करके कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है उसको अपन रिमूव कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। क्लियर? अब रही बात परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की, ऐसा वाटर जिस वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट हो, क्लोराइड हो या नाइट्रेट हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट है उसके अंदर सल्फेट होगा, क्लोराइड होगा या फिर उसमें नाइट्रेट होगा, वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। और ऐसे हार्डनेस ऑफ वाटर को अपन रिमूव करने के लिए इसमें कौन सा केमिकल काम में लेंगे, उस केमिकल का नाम पूछ रहा है और उसका फार्मूला पूछ रहा है। तो अपन ले चलते हैं आपको इसके आंसर में। इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका होता था 10, यानी कि 10 मोलिक्यूल ऑफ H2O, वाटर के 10 मोलिक्यूल है, क्रिस्टल वाटर होता है, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ में डेका हाइड्रेट होता है। ये इसका फार्मूला है और ये इसका नाम है जो कि पूछा गया है। अब देखिए ये आपको जो अपना सेकंड चैप्टर है एसिड और बेस वाला वही मिलेगा। तो आपको मैं ले चलता हूं, आपकी जो बुक है उस बुक में अपने साल्ट का एक टॉपिक अलग से दिया गया है, चैप्टर के लास्ट में एक लास्ट टॉपिक जो है वो यही है, और उसमें आपके 3-4 साल्ट दिए गए हैं, वहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये यहाँ ये टॉपिक, इसमें देखो क्या लिखा है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, यानी कि कॉमन साल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं। इसमें एक तो आपके है कॉमन साल्ट, जो रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स इससे बनते हैं, क्या क्या बनेंगे, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह रहा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड नमक से बनता है।
दूसरा इसमें लिखा है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ये रहा CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आपको यूज भी याद कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है डेली लाइफ के अंदर। और अगला है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग जो सोडा है वो अपना होता है NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इसका डेली लाइफ में क्या यूज है वो अपने यहां दिया गया है। और अपना जो आंसर है वो है नेक्स्ट वॉशिंग सोडा, जो अभी अपने पढ़ा। ये सोडियम जो कार्बोनेट है उसके साथ में 10 मोलिकुल ऑफ वाटर जो जुड़े हुए हैं, डेकाहाइड्रेट, ये रहा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वाला, ठीक है। तो ये अपना इसके अंदर जो यूजेज है डेली लाइफ में, जो यूज है ये रहा यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा क्यों? क्योंकि अपने जो कपड़े धोते हैं, अपने क्लोथ्स जो वॉश करते हैं उसके अंदर ये होता है, उसको बनाने में काम में लिया जाता है। तो इसमें देखो चौथा पॉइंट ये मिल गया अपन को, ये चौथा पॉइंट यहां लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो देखिए यहां पर ये जो अपने चार जो साल्ट पड़े हैं इनमें से कोई भी एक एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर वाला आ सकता है, वॉशिंग सोडा आ सकता है, बेकिंग सोडा आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के अंदर, इनका क्या यूज है, तो आपको इनको थोड़ा याद रखना है। तो ये क्वेश्चन यहां से उल्टा पूछ लिया गया है कि रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन सा केमिकल काम में लेते हैं। तो आपको इसका केमिकल नाम लिखना है, वॉशिंग सोडा नहीं लिखना है। क्या लिखना है इसका आंसर आपको? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका फार्मूला पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो दोनों बातें अपने लिख दी, केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ए होमोलॉगस सीरीज। देखो होमोलॉगस सीरीज जो है ये अपने हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। तो पहले तो इसमें क्या है कि दो क्वेश्चन है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें से अपन को उस पॉइंट यानी कि उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो हमें होमोलॉगस सीरीज के अंदर ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। यानी कि होमोलॉगस सीरीज के अंदर जो यहां इसमें नहीं होता है वो अपन को सिलेक्ट करना है। फिर दूसरा इसमें रीजन पूछ रहा है, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। जो आपने सेलेक्ट की है उसके लिए आपको एक लाइन के अंदर उसका रीजन लिखना है। तो पहले अपन ये समझेंगे कि होमोलॉगस सीरीज क्या है। क्लियर? तो चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 की ओर। चैप्टर नंबर 4 में देखो ये लिखा हुआ है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज को समझने से पहले थोड़ा सा अपन मैं आपको लिए चलता हूं हाइड्रोकार्बन की ओर। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। और आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। यहाँ CH4 जैसे मान लीजिए एक कार्बन है और उसके यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्लियर? अब देखिएगा जब इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन को, जैसे यहाँ CH4 था और मैंने एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया और उस हाइड्रोजन के स्थान पर मैंने कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, जैसे OH जोड़ दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेकंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या था, CH4 मेथेन था, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने मान लीजिए सेकंड यहाँ पर लिया C2H6, ये था। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा, C2H5, और मैंने सेम फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया जो ऊपर मेथेन के साथ ऐड किया था। मेथेन के साथ में जो मैंने OH ऐड किया था वो ही यहां पर मैंने एथेन के साथ में OH ऐड कर दिया। तो कहने का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके साथ में सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे OH, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, ये मेथेनॉल और ये एथेनॉल, ठीक है। इसको अपन मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं, और ये एथेनॉल है, एथिल एल्कोहल भी इसको कह सकते हैं। तो यहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। तो ऐसी सीरीज जिसके अंदर, ऐसी हाइड्रोकार्बन की सीरीज जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हो, होमोलॉगस सीरीज कहलाती है। क्लियर? तो चलिए अपन समझते हैं इस चीज को। क्या लिखा है, यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स। देखो ये कार्बन जो है उसकी नेचर होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ्स बनाने की। हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के साथ में, अब ये जो चेन होती है, ये चेन जो है अनब्रांच्ड भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है। देखो यहाँ 2 ब्रांच बन गई ना कार्बन की चेन, ठीक है।
ब्रांच भी हो सकती है, और नॉन साइक्लिक भी हो सकती है। यहां देखो ये नॉन साइक्लिक है, और साइक्लिक भी हो सकती है। देखिएगा आप यहां पर नीचे देख पा रहे हो ये साइक्लिक है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर कार्बन जो है उसकी नेचर होती है कि वो हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोकार्बन की एक चेन बनाता है, लंबी चेन बनाता है। आगे लिखा है कि दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड आल्सो, ये चेन ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दीज कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए बाय द फंक्शनल ग्रुप के साथ में, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। जब अपन ने कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया तो अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये उस कार्बन कंपाउंड की क्या करेगा, प्रॉपर्टीज डिसाइड कर देगा, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज है यहां पर CH3OH, ठीक है। अभी अपने समझा था यहां पर CH4 के साथ में एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और OH जोड़ दिया। इसी प्रकार से C2H5OH, C3 7OH, C4H9OH आर ऑल वेरी सिमिलर, ये सारे सिमिलर है। हेंस सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट है, हाइड्रोजन के स्थान पे इनको जोड़ा गया है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को। इन ए कार्बन चेन इज ए कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। कहने का मतलब है ऐसी सीरीज जिसके अंदर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट जो है वो सेम हो, OH 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 OH, ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब देखिएगा इसमें क्या था, यहां पर लिखा है फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि यहां पर जो कार्बन कंपाउंड्स है ये क्या करेगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टीज, देखिए अपन दोबारा समझते हैं इसको। द presence of the functional group such as alcohol decides the properties of the carbon compounds regardless of the length of the carbon chain, ठीक है। यानी कि इसमें कार्बन चेन जो है वो चाहे कितनी भी लेंथ की हो, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम रहेंगी, ठीक है। तो यहां क्या लिखा है, पहले में है चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होगा, यहां लिखा है चेंज होगा। तो अपन को जो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो इसमें से सिलेक्ट करना है, तो नॉट ऑब्जर्व के अंदर पहला ऑप्शन ये आ जाएगा, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जबकि इसका वास्तव में क्या होता है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं, इसमें होमोलॉगस सीरीज के अंदर जो कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी, क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप सेम है। क्लियर, अब आगे के जो पॉइंट्स है थोड़ा सा अपन उनके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है, डिफरेंस इन CH2 एंड 14 म्यू मोलिकुलर मास। देखिए होता क्या है, अभी अपन ने देखा था इसमें ये रहा CH3OH और C2 5OH, यहां एक कार्बन, यहां देखिए इसका और इसका कंपेयर करें अपन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक कार्बन ऐड हो गया, कार्बन बढ़ गया, और इसमें 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, ठीक है। अगर इसका अपन कंपेरिजन करें इसके साथ, एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन इसमें बढ़ गई। इसी प्रकार से इसमें एक कार्बन बढ़ गया और एक हाइड्रोजन इसके अंदर और बढ़ गया, सॉरी 2 हाइड्रोजन इसके अंदर और बढ़ गई, ठीक है। कहने का मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। तो कार्बन का जो मास है, ठीक है, वो होता है, कार्बन आता है 6 नंबर पे, पीरियोडिक टेबल के अंदर 6 नंबर पे आता है, तो इसका मोलिकुलर जो वेट है या मास है वो 12 हो गया। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो इसका मोलिकुलर वेट जो है वो 1 ही होता है, तो इसमें हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो 2 हो जाएगा। तो ये 12 और 2 मिलाकर के 14 म्यू हो गया, कितना हो गया 14 म्यू। तो इस प्रकार से यहां पर जो स्टेटमेंट है आप देख पा रहे हैं, डिफरेंस इन CH2, यानी कि एक CH2 के अंदर डिफरेंस आ रहा है और 14 म्यू मोलिकुलर मास के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है।
आगे है ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ग्रेडेशन आएगा, कैसे आएगा वो समझते हैं अपन आगे। अगले पैराग्राफ में दिया गया है, ये रहा। सच एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज। देखो मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि CS2 एक CS2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आगे लिखा है कि मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है इन होमोलॉगस सीरीज, ए ग्रेडिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक ग्रेडिएशन देखा जाएगा। क्लियर? तो अपना ये आंसर क्या है इसका, ये भी सही है, ठीक। यानी कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है और पहला तो था वो रॉन्ग स्टेटमेंट था। आगे लिखा है सेम फंक्शनल ग्रुप। ये तो इसकी डेफिनेशन ये है होमोलॉगस सीरीज की कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर? तो यहां इसका जो आंसर है, आपके जो आंसर शीट है उसमें क्या लिखा गया है, पहला इसका इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें नीचे लिखा है इट डज नॉट ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यानी कि ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप होने के कारण ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता है। तो ये तो बात हुई अपनी क्वेश्चन नंबर 3 की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज द सन अपीयर व्हाइट एट नून। यानी कि दोपहर के समय सन हमें व्हाइट यानी कि बिल्कुल सफेद रंग का क्यों दिखाई देता है। आप देखते हो सुबह और शाम के समय, ठीक है, जब सनसेट होता है और सनराइज होता है उस समय हमें सन का कलर जो है रेडिश दिखाई देता है, लाल या येलो रेड कलर हमें दिखाई देता है। परंतु नून के समय हमें कलर जो है सन कलर वो व्हाइट दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए अपन चलेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर देखते हैं अपन इसमें, चैप्टर नंबर 11 पे ये रहा। चैप्टर नंबर 11 है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। देखो सनराइज और सनसेट के समय, इसके लिए अपने डायग्राम से समझेंगे जो कि आपके बुक में दिया गया है, आप यहां देख पा रहे हो। ये अपने अर्थ है यहां पर, ठीक है, और ये इसके बाहर एक जो एक लाइन खींची हुई है ये अपना एटमोस्फेयर है। एटमोस्फेयर के अंदर क्या क्या होता है, गैसेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज, जैसे नाइट्रोजन है 21%, ऑक्सीजन है सॉरी नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और अदर भी बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है। और डस्ट पार्टिकल भी इसके अंदर होते हैं एटमोस्फेयर के अंदर। क्लियर? अब ये जब सनसेट के समय है या सनराइजिंग के समय है तो उस समय सन की लोकेशन यहाँ है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मान लीजिए अपन, यहाँ कोई व्यक्ति, यहाँ कोई चाइल्ड यहाँ पर खड़ा है और वो सन को देख रहा है। तो उस समय यहाँ पर एटमोस्फेयर की मैक्सिमम जो लेंथ है उसको ये सनलाइट है ये कवर करती है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। यानी कि जो इसकी लेंथ है ये बहुत ज्यादा होती है सनसेट के समय और सनराइज के समय। तो ये जो मैक्सिमम लेंथ इसको कवर करती है एटमोस्फेयर की, तो उस समय क्या होगा, जो सनलाइट है उसके अंदर 7 कलर हैं। कौन कौन से? वॉयलेट, VIBGYOR, ठीक है, ये 7 कलर्स होते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये जो 7 कलर्स हैं इनमें जो मैक्सिमम ये जो 5 कलर हैं ये तो यहां एटमोस्फेयर के अंदर यहीं पर ही इसकी जो स्केटेड इसको बोलते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जो गैसेज हैं, गैसेज मॉलिक्यूल हैं, उसके साथ में स्केटेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। परंतु ये जो ऑरेंज और रेड जो लाइट है इसकी जो वेवलेंथ है ये अधिक होती है, तो ये अपने यहां तक पहुंच जाती है। जो व्यक्ति यहां पर इसको देख रहा है, ठीक है, उस ऑब्जर्वर तक यहां पर ऑरेंज और रेड जो वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो यहां तक पहुंचती है। बाकी जो कलर्स हैं वो यही एटमोस्फेयर के अंदर क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं, जिसके कारण हमें आसमान जो है मोस्टली सबसे ज्यादा जो है ब्लू कलर, ठीक है ना, ब्लू कलर स्कैटर्ड होता है। ब्लू कलर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है इन डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद में।
इसी के कारण हमें जो आसमान है, जो स्काई है, वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है, ये सनसेट और सनलाइट के समय हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्लू दिखाई देगा, और नून के समय जो है स्काई का कलर वो हमें इतना ब्लू नहीं दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं नून के समय। नून के समय सन जो है वो हमारे हेड के इस समय इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, ये जो सनलाइट आ रही है यहां से एटमॉस्फेयर जो है, इस एटमॉस्फेयर के इतनी ही लेंथ, यानी कि ये लेंथ कम है, इस लेंथ को ही क्या करता है, कवर करता है। इसकी लेंथ यहां पर कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, यहां पर जो कलर्स हैं वो 7 कलर, सारे के सारे कलर यहां पर उस ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएंगे। यानी कि जो ब्लू कलर का जो ब्लू कलर या फिर जो वॉयलेट कलर है, इंडिगो कलर है, वो सारे स्कैटर्ड हो रहे थे, वो स्कैटर्ड नहीं होंगे, और स्कैटर्ड नहीं होने के कारण 7 जो कलर्स हैं वो सारे कलर अपन तक पहुंचेंगे। और अपन को पता है जब 7 कलर मिक्स होते हैं तो वो व्हाइट कलर बन जाता है, और व्हाइट कलर होने के कारण हमें जो है वो सन जो है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। सनलाइट जो है वो हमें व्हाइट कलर की प्रतीत होती है। ये इसका रीजन है, और इसका जो लॉजिक का आपको लिखना है अपने आंसर के अंदर, तो आप लिख सकते हो, ये रहा अपना, द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून। यानी कि जो लाइट है, सनलाइट है, वो बहुत ही कम स्कैटर्ड होती है, बहुत कम फैलती है, उसका स्कैटर्ड बहुत कम होता है। इसी कारण हमें सन जो है नून के समय व्हाइट दिखता है। क्लियर। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्काई कलर से भी बन सकता है कि अपना जो स्काई का कलर है वो ब्लू कलर ही हमें क्यों दिखा देता है, तो उसका रीजन भी क्या है, स्कैटर्ड ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर का स्कैटेशन जो है वो सनसेट के समय और उसके समय सनराइज के समय ज्यादा होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम लेंथ को कवर करता है। ठीक है, यहां पर देखो मैक्सिमम लेंथ है ना, इसको कवर कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो इस प्रकार से मूव करती है। ठीक है, और ये वेवलेंथ इसकी बढ़ती जाती है इसे। तो ये वॉयलेट कलर मान लीजिए इसकी वेवलेंथ कम होती है, इंडिगो की कलर थोड़ी ज्यादा होती है, ब्लू की और अधिक, ग्रीन की अधिक, येलो, ऑरेंज और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए रेड कलर तो अपने तक पहुंच जाता है, बाकी जो कलर है वो एटमोस्फेयर के अंदर ही अब्जॉर्ब या स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ब्लू कलर जो है वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है, इसके कारण स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, बोथ ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ए फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज। यानी कि लेंस और मिरर के टाइप्स पूछ रहा है। हम जानते हैं कि लेंस और मिरर के जो टाइप्स हैं अपने सिलेबस के अंदर 2 टाइप्स हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर। तो यहाँ पर ऐसा मिरर और ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो है माइनस में है, नेगेटिव है। ठीक है, उनके बारे में अपन को समझना है। तो देखिए अपन ऐसे क्वेश्चन को पहले समझेंगे। समझने के लिए आपको मैं ले चलता हूं, आपकी जो बुक है उस बुक में अपन देखेंगे इसको। तो ये रहा स्फेरिकल मिरर। पहले अपन मिरर की बात करेंगे। देखो स्फेरिकल मिरर वास्तव में क्या होता है, एक स्फेरिकल है पूरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन इसको डायग्राम से इसे समझें कि एक स्फेरिकल है, और ये इसका सेंटर जिस प्रकार से स्फेरिकल होता है ना, उसका सेंटर है, ये सी से सेंटर हो गया इसका। ठीक, यहाँ इसका एक पार्ट अपने यहाँ रख लिया, यानी कि बाकी का जो पार्ट था ना इसका वो तो अपने रिमूव कर दिया, इसको यहाँ से हटा करके इसको तो फेंक दिया, और ये इतना पार्ट रख लिया। ठीक, ये कोई ग्लास है, और उस ग्लास पे अपने क्या किया, इसकी जो आउटर साइड है यहाँ पर एक पॉलिश कर दी अपन ने। कौन सी पॉलिश कर दी अपन ने, सिल्वर की पॉलिश, सिल्वर नाइट्रेट या एल्यूमिनियम की पॉलिश यहाँ पर कर दी। ठीक है, तो ये मिरर बन गया। पहले ग्लास था और उसके अपने आउटर साइड पे जो पॉलिश कर दी तो मिरर बन गया, और ये मिरर कौन सा बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। ऐसा मिरर जिसके स्फेरिकल मिरर जिसमें आउटर साइड पे पॉलिश होती है वो कॉनकेव मिरर होता है। क्लियर। अब यहाँ पर ये देखेगा, ये जो इसमें जो रेज आ रही हैं, लाइट जो रेज है वो यहाँ इससे क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, और यहाँ एक पॉइंट के ऊपर रेज हैं, ये आकर के यहाँ मिलती हैं इस पॉइंट पे। इसे अपन एफ कहते हैं, कैपिटल एफ। ठीक है, फोकस पॉइंट इसको कहते हैं। तो यहां पर ये जो फोकस पॉइंट है, ये इसकी जो डिस्टेंस है इस पोल से, ये पोल पॉइंट है, पी लिखा ना, और ये इसको अपन फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ। तो ये जो लेंथ है स्मॉल एफ, यहां पर जो दिया गया था अपने क्वेश्चन के अंदर -15, देखो ये रहा
ना, फोकल लेंथ -15। तो ये माइनस प्लस का क्या खेल है, इसको अपन समझते हैं। तो चलते हैं अपने बुक में अगले पेज के ऊपर। साथ में थोड़ा सा अपन ये भी देख ले, ये एक स्फेरिकल मिरर और था, ठीक है, और इसका सेंटर है ये। अपने इस पार्ट को तो रिमूव कर दिया, यहां से इतना पार्ट रख लिया, और इसकी जो इनर साइड है उस इनर साइड पे अपन ने पॉलिश कर दी सिल्वर नाइट्रेट की या फिर एल्यूमिनियम की। तो यहाँ पर ये जो मिरर बन गया, ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी इनर साइड के ऊपर पॉलिश होती है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद में वो फैला देता है दूर दूर, ठीक है, यहाँ दूर दूर फैल जाती है। तो अब देखिएगा इसके अंदर ये जो इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है, वो किस प्रकार से प्लस और माइनस डिसाइड की जाती है, उसके लिए एक फॉर्म अपना एक रूल है, एक रूल को समझेंगे अपन। वो रूल क्या है, वहां मैं आपको ले चलता हूं। ये रहा वो पॉइंट, साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। यानी कि इसके लिए जो साइन जो अपन यूज करते हैं, पहले अपन इस डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद में आप समझ पाओगे। मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और ये जो स्फेरिकल मिरर है इसके आउटर साइड में यहाँ पॉलिश कर रखी है, पीछे वाली है ना, ये पॉलिश है। तो ये कॉनकेव मिरर है। अब देखिएगा चाहे कोई भी मिरर हो उसको अपन यहां रखते हैं मान लीजिए, ठीक है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। इसके इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, और राइट साइड के अंदर जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव में के अंदर अपन उसको मेजर करेंगे। और यहां पर जो ऑब्जेक्ट जो इसमें रखा जाएगा वो हमेशा इस एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, तो इसको अपन पॉजिटिव में मापेंगे। और जो यहां पर जो इमेजेस बनती हैं वो नीचे भी बन सकती हैं, ठीक है, एक्सिस के नीचे, वो हमेशा नेगेटिव के अंदर मेजर की जाएंगी। क्लियर, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहां पर देखिएगा, मान लीजिए अपन बात करें कि ये जो लेंस है, ये मिरर है, सॉरी, ये मिरर कौन सा है? कॉनकेव। और कॉनकेव मिरर का मान लीजिए यहां पर ये तो इसका सी पार्ट है, ठीक है, सी पॉइंट है, और ये इसका यहां मान लीजिए अपन ने एफ पॉइंट बना दिया, ये एफ पॉइंट है सपोज कीजिएगा। तो इसमें यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो भी नेगेटिव है, और फोकल लेंथ है जो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर ये फोकल लेंथ जो है कॉनकेव जो लेंस मिरर है, कॉनकेव मिरर के अंदर फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर। और दूसरा जो अपन देख पा रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले अपने देखा था, कॉन्वेक्स, ये रहा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होती है? फोकल लेंथ ये इधर होती है, ये वाली, ठीक है ना, ये जो कि पॉजिटिव होगी, क्योंकि अपन ने अभी यहां देखा था कि ये इस प्रकार से जो इसको मेजर करते हैं अपन, ये इधर वाली क्या होती है? पॉजिटिव, और इधर वाली क्या होती है? नेगेटिव। क्लियर। तो अपन को इसका एक आंसर तो मिल गया कि जो मिरर है उस मिरर का आंसर मिल गया। क्या था क्वेश्चन अपना? स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर जिसकी लेंथ, फोकल लेंथ क्या नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अपन देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये रहा, बोथ आर कॉनकेव, यानी कि मिरर भी कॉनकेव है और लेंस भी कॉनकेव है। तो मिरर की बात तो हो चुकी है अपनी। क्लियर। अब देखो इसमें अभी जो अपन ने बात की थी, वो जो रूल है इसका, उस रूल के लिए एक वर्ड यूज करते हैं। उसके लिए अपन जो रूल है वो कौन सा रूल है? ये जो साइन कन्वेंशन जो है, इसके लिए अपन करते हैं न्यू क्रिएशन कार्टिशियन, सॉरी इसको कार्तीय बोलते हैं, ठीक है, न्यू कार्टिशियन साइन कॉन्वेंशन। ये एक प्रकार का रूल है, न्यू कार्टेशियन साइन कॉन्वेंशन। इस रूल के अनुसार ही अपन ये जो पॉइंट है, देखिए आप ये जो 4-5 पॉइंट यहां देख पा रहे हो, ये सारे पॉइंट इस डायग्राम के लिए ही हैं जो अपन ने अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। जो लेंथ से अपन मेजर करते हैं उसके लिए ये सारे रूल वही हैं। अब अपन बात करेंगे लेंस के लिए, ठीक है। तो लेंस आप जानते हो, लेंस के अंदर अपने दो साइड होती हैं। आप देख पाओगे यहां, आपको मैं उसी पेज पे ले चलता हूं, ये रहा, ठीक है। ये लेंस है, ये तो है अपना कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। और नीचे वाला जो लेंस है ये है अपना कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो देखिएगा इसमें होता क्या है, जब लाइट इसमें से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इसमें क्या होगा? लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो जिस पॉइंट के ऊपर लाइट जो है वो यहां जिस पॉइंट पे आकर के सारी रेज हैं यहां मिलती हैं, वो उसकी फोकल पॉइंट हो गया, फोकस पॉइंट। और यहां पर ये लेंथ फोकल लेंथ होगी। तो यहां पर ये जो लेंथ है ये कौन सी लेंथ है? ये पॉजिटिव में है, क्योंकि इधर वाली जो होंगी राइट साइड में होंगी वो पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट साइड वाली क्या होती है? नेगेटिव होती है।
और यहां अपन देखें कॉनकेव लेंस में, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, लाइट जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये दूर दूर फैल जाती है और इसको पीछे के ऊपर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर फोकल पॉइंट यहाँ पर अपन को, और ये फोकल लेंथ ये वाली है। तो ये फोकल लेंथ किधर है लेंस के, इधर इस साइड में, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो कहने का मतलब कॉनकेव जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। और इसके लिए भी ये जो रूल है, सेम वही रूल जो अभी अपन ने मिरर के लिए पढ़ा था, वो भी यहाँ पर अपन देखेंगे, वो भी मिलेगा अपन को अपनी बुक में। आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये रहा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर वही पॉइंट इसमें दिए गए हैं, यहाँ लिखा फॉर लेंस द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी कि वही रूल है जो अपने स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ा था। लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होंगी और राइट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी। वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइंस ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, साइन ऑफ डिस्टेंस, एक्सपेक्ट दैट ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस और अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ की बात कर रहा है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन था वो समझा और अपने जो आंसर लिखा है वो क्या लिखा है, यहां देखिएगा ये लिखा बोथ आर कॉनकेव, मिरर भी कॉनकेव है और लेंस भी कॉनकेव है। अल्टरनेटिव आंसर दैट शुड बी गिवन क्रेडिट प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहां अपन को आंसर सिर्फ लिखना है कि बोथ आर कॉनकेव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन पूछ रहा है। इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। कई बार क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर और उस इमेज की लोकेशन पूछी जाती है। यहां पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन पूछी जा रही है और हमें इमेज दी गई है। तो मैं आपको लिए चलता हूं कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वहां उस पॉइंट के ऊपर। तो अपन इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे, चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसको अपन थोड़ा समझेंगे। देखिए काफी लंबा वीडियो अपना बन चुका है और यहां देखिएगा ये अलग अलग इसमें कंडीशंस दी गई हैं। यहां ये ऑब्जेक्ट है ए और बी जो कि इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, ठीक है, इस कॉनकेव मिरर से। तो क्या होगा, इसमें जो रेज आ रही है सारी की सारी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ एफ के ऊपर, यानी ये जो यहाँ पर इमेज बनेगी, इमेज फॉर्मेशन होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ एफ पर होगा। अब इसके लिए मैं आपको याद करने के लिए एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही इजी सिंपल मेथड है कि आप इनको किस प्रकार से याद कर सकते हो। इनको आप पॉइंट दे दीजिए कि एफ को .1, एफ और सी के बीच में .2, सी के ऊपर .3, सी और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ कोई भी एक पॉइंट दे दीजिए 4 और इन्फिनिटी के ऊपर पॉइंट दे दीजिए 5। आपको देखो इसका जो सम है, ये जो नंबर लिखिए हैं इनका सम, इनका जोड़ 6 होना चाहिए। यानी कि 5 नंबर पे अगर कोई 5 नंबर पॉइंट पे, 5 नंबर पॉइंट मतलब इन्फिनिटी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज एक नंबर पे बनेगा, क्योंकि 5 + 1 क्या होता है 6, ठीक है ना। अब देखिए आते हैं नंबर 2 पे, यहां पर तो इन्फिनिटी भी था, अब ये यहां पर पॉइंट नंबर 4 पे आ गया। मैं पॉइंट दोबारा लिख देता हूं, यहां पर 1, ये .2, ये .3, यहाँ ये .4 और ये .5, ठीक है। अपन ऑब्जेक्ट कहां लेके आ गए इस बार, .4 पे, .4 का मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में आ गया। तो अपने क्या बताया, इनका जो सम है वो 6 होना चाहिए। तो 4 के अंदर कितना ऐड करें, 2 ऐड करेंगे तो इसका सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इमेज कहां बनेगी, पॉइंट नंबर 2 पे बनेगी, सी और एफ के बीच में। चलिए थोड़ा अगले एग्जांपल से समझते हैं। एफ को .1, एफ और सी के बीच में .2, सी को .3, .4 अपन ने यहाँ ले लिया और .5 अपने ले लिया यहाँ पर, ये इन्फिनिटी पे .5 ले लिया। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर है, ठीक है, सी यानी कि .3 पे है, तो 3 में अपन 3 ऐड करेंगे तभी तो 6 होगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर जो है ये तो ऑब्जेक्ट है और नीचे इसके इमेज बन गई, तो 3 क्या 3 पे बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, देखिए अपन समझते हैं। द इमेज फॉर्मेशन यहाँ लिखा है कि रियल है,
इन्वर्टेड है एंड लार्जर है। तो देखिए अपन ने अब तक जो समझा है उसके अंदर यहाँ स्मॉल स्मॉल थी, लार्जर जो है वो अब यहां बनेगी। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 और ये पॉइंट नंबर 5 जो इन्फिनिटी पे आगे और है। यहां पर ऑब्जेक्ट कहां है, पॉइंट नंबर 2 का मतलब है सी और एफ के बीच में। तो 2 में कितना ऐड करें कि 6 हो जाए, 2 में अपन 4 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर पे बनेगा, इमेज 4 नंबर पे बनेगी जो कि इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से लार्ज होगी, लार्जर होगी, ठीक है, और रियल इमेज होगी। तो यहां पर अपने देखा इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि रियल, इन्वर्टेड और, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है देखिएगा, देखते हैं अपन। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एफ यानी कि एफ और सी के बीच में है। कहां है, एफ और सी के बीच में, जो कि आप अभी डायग्राम में देख पा रहे हो, ये रहा सी और ये रहा एफ, यहां ऑब्जेक्ट है, उसी समय इमेज यहां बनेगी। तो आप इसको पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो मैंने 1 2 3 4 5 पॉइंट बनाए हैं उससे आप समझ सकते हो। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, और अपनी बुक के अंदर इसका आंसर आपको मिल ही गया। और अगला क्वेश्चन इसी के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इसके अथवा में और में दिया गया है, वो क्या है वो अपन समझते हैं। नेम द पार्ट ऑफ ए लेंस थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट पासेज विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, ठीक है, यानी कि लेंस का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से लाइट अगर सफरिंग होती है, सफरिंग नहीं होती है, यानी कि उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर वो मुड़ती नहीं है। तो लेंस का ऐसा पार्टिकल पूछ रहा है, तो अपन को ये लेंस वाले पॉइंट पे मिलेगा। तो जो रिफ्लेक्शन जो रूल्स हैं, ठीक है, उसमें अपन इसको देखते हैं। ये रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट शुरू हो गया और अपन यहाँ लेंसेज की बात करेंगे। तो लेंसेज के लिए जो रूल्स लिखे हैं उसमें लिखा है कि लाइट के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है जब लाइट, ये देखिएगा ये कुछ पॉइंट्स हैं, अपन सभी को समझ लेते हैं। एक पॉइंट ऊपर है कि जब लाइट इस प्रकार से पैरेलल होती है मैन एक्सिस से, ये मैन एक्सिस है, मैन एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट से गुजरती है, ठीक है, यहां पर भी देखिएगा ये पैरेलल है मैन एक्सिस के, तो ये फोकस पॉइंट से यहां पर ये गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, पीछे को बढ़ाने पर। तो और दूसरा पॉइंट जो है ये है कि यहां पर जब फोकस पॉइंट से लाइट आती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है, आती है, तो उसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मैन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और तीसरा जो पॉइंट है वो अपना क्वेश्चन ये है कि यहां पर ये लाइट जो है जब ये इस पॉइंट ओ से, ठीक है, यहां से इसमें से पास आउट होती है तो इसमें किसी प्रकार का सफरिंग नहीं होता है, ये डायरेक्ट सीधी की सीधी ही इसमें गुजर जाती है, ये सीधी की सीधी पास हो जाती है। तो यहां तीसरे पॉइंट में देखो आपको ये लिखा है इसका आंसर, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये जो ओ है, ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, इसका बीच का जो पार्ट है ये, ऑफ ए लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि इसमें किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लाइट जो है वो अपने बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधी ही इसमें से पास आउट हो जाती है। तो इसका आंसर अपनी आंसर शीट में क्या लिखा है, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर जो है वहां से अगर लाइट पास आउट होती है तो लिखा है ना, नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट पासेज विदाउट सफरिंग, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की सफरिंग नहीं होती है। क्लियर, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द अरेंजमेंट शोवन इन फिगर देयर आर 2 कॉइल्स, देखो आप कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2 देख पा रहे हो, वाउंड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड, यहां पर एक ये रोड है और उसके चारों तरफ ये जो कॉइल है इस प्रकार से कॉपर वायर को इस प्रकार से लपेट करके कॉइल बना दी गई है, ठीक है। इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड इन द सर्किट, यहां पर ये जो की है ये बैटरी है, ठीक है, और ये की अगर इसमें इंसर्ट नहीं की गई है, पहले तो इसमें की इंसर्ट नहीं है, यानी कि अपने की को इसमें से हटा रखा है, रिमूव कर रखा है, बाहर निकाल रखा है, तो इसमें से लाइट जो है वो फॉलो नहीं होगी, ठीक है, करंट इसके अंदर नहीं होगा
अगर की को अपन ने रिमूव कर दिया तो, और जो ही अपन इसके अंदर की इंसर्ट करेंगे तो इसमें लाइट पास इस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो इसके अंदर फॉलो होना शुरू हो जाएगा कोयल में से। तो क्या लिखा है, लेटर द की इज इंसर्टेड एंड देन रिमूव्ड शॉर्टली आफ्टर, अपन ने इसमें से की को इंसर्ट किया और की को वापस रिमूव कर दिया। तो ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, आगे लिखा है क्वेश्चन है व्हाट आर द टू ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। तो देखो ये जो दूसरी जो सेकंड कॉइल है इसके अंदर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यहाँ जोड़ रखा है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो डायरेक्शन बताता है, लाइट की डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन के अंदर लाइट फ्लो हो रही है। वास्तव में देखो क्या होता है, जब ये कॉइल 1 है, कॉइल फर्स्ट है, इस कॉइल फर्स्ट में लाइट या करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का लो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी या करंट इसमें फॉलो होता है। तो इस समय इस कॉइल के चारों तरफ यहां पर एक मैग्नेटिक पावर जो है, मैग्नेटिक रेज जो है वो बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक जो रेज हैं ये बनेंगी वो सेकंड कॉइल के अंदर, जब यहां से सेकंड कॉइल में से गुजरेंगी वो मैग्नेटिक पाथ जो है, तो उस समय इस गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसके अंदर चेंजमेंट होगा। मान लीजिए पहले ये गैल्वेनोमीटर की सुई इस प्रकार से है तो ये इधर मुड़ेगी, क्लियर। जब अपन इसमें की इंसर्ट करेंगे उस समय, ठीक है, इंसर्ट करते ही उसी समय, क्योंकि जब इस इंसर्ट करते हैं तो जो ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कोयल में से, तो उस समय जो मैग्नेटिक जो रेज है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट होता है, मैग्नेटिक रेंज वो बनती हैं, तो उस समय गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा। सेकंड जो कोयल है इस कोयल के अंदर भी क्या होगा, यहां पर इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब जब अपन इसमें से इस की को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो उस समय के अंदर, उस समय भी क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक जो रेज है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट होगा, और चेंजमेंट होते ही जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई, पहले तो जब अपने की इंसर्ट की थी तो इस डायरेक्शन के अंदर गैल्वेनोमीटर की सुई घूमी थी, और जब रिमूव करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई इस डायरेक्शन के अंदर घूम जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। तो ये दो चेंजमेंट आएंगे जब अपन की इंसर्ट करते हैं, तो उस समय जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डायरेक्शन है, और जब रिमूव करते हैं उस समय जो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसमें होता है। और इसके समझने के लिए अपन अपने चलते हैं चैप्टर नंबर 13। देखो चैप्टर नंबर 13 पे आपको मैं लिए चलता हूं, एक्टिविटी जो है 13.9, यहां ये रहा डायग्राम, ठीक है ना, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये सुई आपको दिखाई दे रही है, कोयल सेकंड, कोयल फर्स्ट, आप देख पा रहे हो बिल्कुल इजी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखो क्या लिखा है, प्लग इन ए की, यहाँ पर जो ही यहाँ पर की में प्लग जो है ये लगा दिया। ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर, इज देयर ए डिफ्लेक्शन इन दिस नीडल, यानी कि इस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनिशियली जंप्ड टू वन साइड एंड जस्ट एज क्विकली रिटर्न्स टू जीरो, यानी कि ये यहाँ पहले जीरो में थी, ठीक है, बीच में, और जो ही अपन इसमें की इंसर्ट करेंगे तो प्लग यानी कि स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर ये जो सुई है ये इसमें कुछ क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। और जब रिमूव कर देंगे उस समय अपन को इस डायरेक्शन अंदर इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन देखो सारी इसमें डिटेल से पूरा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट एज सुन एज द करंट इन कोयल फर्स्ट रीच, जब करंट कोयल फर्स्ट में रीच पहुंचता है, आइदर ए स्टेडी वैल्यू और जीरो, द गैल्वेनोमीटर इन कोयल शो नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि जब अपन इंसर्ट करते हैं उस समय क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जब रिमूव करेंगे तब भी डिफ्लेक्शन होगा, क्लियर। तो आप सारा इसमें से ये समझ सकते हो, इसमें पैराग्राफ में पूरा लिखा हुआ है। परंतु अपना जो आंसर है वो क्या लिखा है, अपने आंसर में लिखा है देयर आर मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली, द डिफ्लेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब अपन क्या करते हैं कि इंसर्ट करते हैं उस समय डिफ्लेक्शन होगा, और के अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे उस समय रिफ्लेक्शन होगा, और वो डिफ्लेक्शन किस साइड में होगा, अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। तो अपन इसमें यहां देखो, आप देख सकते हो, चलिए इसको पढ़ लेते हैं अपन। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन वी conclude that the potential difference is induced
इन द कोयल 2, यानी कि जब कोयल फर्स्ट में अपन करंट अप्लाई करेंगे तो कोयल सेकंड के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कोयल फर्स्ट इज चेंजिंग, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग। देखो चेंजमेंट कब होता है, जब अपन की इंसर्ट करते हैं यानी कि स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑफ करते हैं, उस समय चेंज होता है। कोयल फर्स्ट इज कॉल्ड द प्राइमरी कोयल एंड द कोयल सेकंड इज द सेकेंडरी कोयल। एज द करंट इन द फर्स्ट कोयल चेंजेस द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इट आल्सो चेंज। जब अपन कोयल फर्स्ट के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट चेंजमेंट होता है तो उसी समय सेकंड के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सेकेंडरी कोइल्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो सेकेंडरी कोइल्स के अंदर चेंजमेंट करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है वो इंड्यूस कर देती हैं। ठीक है, हेंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कोइल इज द कॉजेज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इट, यानी कि सेकेंडरी कोइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कब होता है, जब अपन की इंसर्ट करते हैं और की रिमूव करते हैं। ठीक है, क्लियर। दिस प्रोसेस बाय विच द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूस ए करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इन ए प्रैक्टिस वी कैन इंड्यूस करंट इन ए कोयल आइदर बाय मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड और बाय द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि अपन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर चेंजमेंट होगा, वो कब होगा, जब अपन कोयल के अंदर या जो मैग्नेट अपन मैग्नेट ले रहे हैं तो उसमें अगर मूव कराएंगे तभी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये बातें देखी कि इसमें कोयल फर्स्ट के अंदर जब अपन की इंसर्ट करते हैं तो उस समय ग्रेविमेटर के अंदर क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा, और जब की को अपन रिमूव कर देते हैं उस समय डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन ने यहां देखी इसमें। चलिए फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है उनका उनका अपन को डायग्राम ड्रॉ करना है अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि स्ट्रेट जो है वो उसका ये रहा अपना। देखो ये कोई वायर है और इस वायर के अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो आई इस डायरेक्शन के अंदर फॉलो हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो जब ये कभी भी इस प्रकार से करंट इस प्रकार से फॉलो होता है वायर में, तो जो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से आप देख पा रहे हो। ठीक है ना, इधर से इधर एंटी क्लॉकवाइज ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से इसमें होता है। इसको अपन अपने जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर भी देख सकते हैं, आप जो बुक है उस बुक में भी आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से देखो ये रहा, इसमें ये क्या कर रहा है, इधर वायर में करंट इस डायरेक्शन में दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन ने यहाँ क्या कर दिया, इसको क्लॉकवाइज कर दिया इधर। तो इस प्रकार से ये बुक के अंदर जो डायग्राम है इसको इस रूल को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अगर करंट अपने थंब डायरेक्शन में है तो अपनी जो फिंगर है, ठीक है, फिंगर डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये रूल है राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है, अगर करंट थंब डायरेक्शन में है, अपन ने किसी वायर को इस प्रकार से अपने मुट्ठी में पकड़ रखा है, तो करंट की डायरेक्शन जो है अगर वो थंब को इंडिकेट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो फिंगर जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है उसको इंडिकेट करेंगी। क्लियर। चलिए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, काफी बड़ा वीडियो अपना हो चुका है, चलिए इसको थोड़ा सा अपन बाइंड अप करते हैं जल्दी ही। आगे लिखा है टू अनइक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए जो अपना चैप्टर नंबर 10 है, 12 है, चैप्टर नंबर 12 में अपन देखेंगे कि यहाँ अपने
इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें जो ओम जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने जो रूल दिए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रहा ओम्स लॉ। उसमें जो रेसिस्टेंट हैं उनको अपन दो प्रकार से अरेंज करते हैं। तो दो प्रकार से जो अरेंज करते हैं वो तो एक तो सीरीज और एक होता है पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल की बात कर रहा है तो अपन पैरेलल और सीरीज दोनों को थोड़ा समझेंगे। ये रहा रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, तो देखिएगा ये रहा, ये R1 रेसिस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड है और अपन इनको सीरीज, ठीक है, सीरीज में अरेंज कर दिया है। तो जब सीरीज में अपन इस प्रकार से सीरीज में अरेंज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये सीरीज में है और नीचे ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है ना। देखो ये पैरेलल में तो है आर, ये आर फर्स्ट, ये आर सेकंड और ये आर थर्ड, ये पैरेलल में होते हैं। तो यहां जब ये सीरीज में होते हैं तो उस समय जो V है वोल्टेज है वो अलग अलग होगा, V1 V2, ठीक है, और V3। परंतु जब सीरीज में होते हैं तो I जो है करंट है वो सभी रेसिस्टर में सेम होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पैरेलल के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर जो V है वो सभी रेसिस्टर में सेम होता है लेकिन I यहां डिफरेंस होगा, ये I1, ये I2 और I3। क्लियर? इसको देखो थोड़ा अपन आगे और भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ये रहा, यहां ये V1 है, V2 है, V3 है, यानी पैरेलल के अंदर I तो सेम है, सभी के अंदर I सेम है परंतु वोल्टेज जो है वो सभी में अलग अलग होगा। और सीरीज के अंदर क्या हो जाएगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। पैरेलल के नीचे डायग्राम दिया गया है, ये रहा पैरेलल में I1 I2 I3 अलग अलग है और यहाँ V सब के अंदर सेम होता है, V का मान सब में सेम होता है। ये तो था अपना इसके बारे में क्वेश्चन, अपना समझा अपने। अब क्वेश्चन क्या देखो, टू अनइक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि दो रेसिस्टेंस है और वो अनइक्वल है, यानी कि कोई 4 ओम का हो सकता है और दूसरा है वो 5 ओम का हो सकता है, अलग अलग है और पैरेलल के अंदर है। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी अदर पैरामीटर्स, आपको और कोई भी पैरामीटर नहीं दिया गया है, यानी कि I और R कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टू रेसिस्टर, यानी कि आपको वोल्टेज ड्रॉप के बारे में बताना है। तो अपन ने बताया था कि पैरेलल जब होते हैं रेसिस्टर, रेसिस्टर जब पैरेलल होते हैं तो उस समय क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, चाहे वो ये चाहे 4 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 6 ओम का है, ठीक है, चाहे वो किसी भी ओम के रेसिस्टर है, वोल्टेज सब में सेम होगा। तो ये वोल्टेज ड्रॉप के बारे में पूछना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप इन सेम अक्रॉस विथ, चाहे दो रेसिस्टर हो या 3 हो, सभी के अंदर वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सेकंड, इसी के अंदर सेकंड जो है वो है सम वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ए इन ए स्पेस। देखो समझना इसको क्या चीज है। वर्क क्या होता है, वर्क यानी कि जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसके अंदर जो वो जो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसमें जो होता है वो उसका क्या है, वर्क होता है। ठीक है, अब यहां पर ये बात कर रहा है कि अपन ने कोई एक क्यू चार्ज, क्यू चार्ज का कोई ऑब्जेक्ट है और अपन ने उसको इन्फिनिटी से लेकर के ए पॉइंट तक उसको मूव किया। ठीक है, यानी कि क्यू चार्ज का कोई ऑब्जेक्ट है और अपन ने उसको इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट ए तक क्या क्या मूव किया, तो अपन ने क्या किया, कुछ वर्क किया। ठीक है, कुछ काम किया, कुछ वर्क किया। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इज गिवन एज वी, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी। अब देखो इसके लिए अपन समझते हैं, अपने इसके लिए अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर
देखो लाइट वाले चैप्टर में अपने इसमें मिलेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में मिलेगा ये। चलो इसको चैप्टर नंबर 12 में देखते हैं अपन। शुरुआत में है इलेक्ट्रिसिटी वाले में कि ये रहा सेकंड पॉइंट, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये रहा, देखो इसका आंसर यहां से, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू द अनदर। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो पॉइंट के बीच में, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, वर्क डन जो अपन ने काम किया अपॉन चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला जो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। और अपने से पूछा जा रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, देखो समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है A और ये है पॉइंट B, ठीक है, ये पॉइंट B है, यहां से मैं किसी क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाता हूं, तो मैंने कुछ वर्क किया है, कुछ काम किया है, तभी तो यहां पहुंचेगा ये। ठीक है, और ये ही इसका क्या है, पोटेंशियल होता है। ठीक, तो ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है, वर्क अपॉन क्यू, यानी कि जो वर्क मैंने किया उसमें अपन जो क्यू, जो पार्टिकल है, जो कुलाम, जो आवेश होता है, ठीक है, वो V W अपॉन क्यू के इक्वल होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, W इसका अपन देखें, W बराबर Q इंटू V हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। और अपन लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वाल्व्स, जस्टिफाई। देखो आर्टरीज और वेन्स से हमारे ब्लड सप्लाई के अंदर उनका मेन रोल होता है। और थर्ड जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में यहां आपने लिखा है द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स जो है, एक तो आर्टरीज होती हैं, तो आर्टरीज और जो वेन्स हैं उनमें डिफरेंस का क्वेश्चन भी बनता है। तो आप यहां एक डायग्राम देख पा रहे हैं, देखिए आपको मैं बताता हूं, आप इस डायग्राम से समझिए। ये रहा, वेन्स क्या होती हैं, अपना जो ब्लड, जिस ब्लड के अंदर CO2 है उस ब्लड को हार्ट के पास सप्लाई करती हैं। और आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से ब्लड को अपने ऑर्गन्स हैं वहां तक सप्लाई करती हैं, टिश्यूज तक सप्लाई करती हैं। वेन्स जो है वो ब्लड को, अपना जो हार्ट है वो उसकी लोकेशन कहाँ होती है, अपनी जो राइट साइड है, राइट साइड, अपनी जो चेस्ट है, चेस्ट केविटी में लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, अपनी चेस्ट केविटी में। और ये अपनी बॉडी के, जैसे अपन सीधा खड़ा होते हैं तो अपनी बॉडी में ऊपर की तरफ है, तो अपने पैरों के अंदर जो नीचे जो ब्लड है वो उन वेन्स के द्वारा ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है, यानी कि हार्ट के पास आ रहा है, यहां ऊपर की तरफ यहां आ रहा है। तो इसके लिए इसमें वाल्व होने जरूरी है, अगर वाल्व नहीं होंगे तो ये ब्लड वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये पूछ रहा है कि इसके अंदर जो ये थिन होती है, पतली होती है, पतली क्यों होती है वेन्स, क्योंकि इसमें प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, और जो आर्टरीज है उनके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए ये मोटी होती हैं ताकि ये फट नहीं जाए। और इनके अंदर वाल नहीं होते, आर्टरीज में वाल इसलिए नहीं होते ताकि, क्योंकि इसमें ब्लड जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर वाल बनने होते हैं। तो यहां अपने इसमें नीचे की तरफ देखें, जो बातें यहां लिखी हैं, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हेड टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यहां आपने जो भी समझा था, आर्टरीज क्या करती हैं, अपना जो ब्लड है उसको हेड से बॉडी ऑर्गन्स के पास ले जाती हैं। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हेड अंडर हाई प्रेशर, और ये इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, द आर्टरीज हैव थिक ना इलास्टिक वाल, और ये मोटी होती हैं, इसलिए मोटी होती है कि प्रेशर ज्यादा होता है। वेन्स कलेक्ट द ब्लड, वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कि अपने बॉडी के ऑर्गन से, एंड ब्रिंग इट, और ब्लड को ले जाती हैं कहां, बैक टू द हेड, हेड के पास ले जाती हैं। दे डू नॉट नीड
थिन वॉल्स, उनके पास मोटी दीवार की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, यहां ब्लड के अंदर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, क्लियर। और इंस्टेड दे हैव वाल्व्स, और इनके अंदर वाल्व होता है दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ताकि ब्लड वापस नीचे नहीं आ जाए, ठीक है, वन डायरेक्शन के लिए वाल्व होते हैं। और ये जो वाल्व होते हैं, जैसे मान लीजिए ये वेन है, इसमें ये वाल्व इस प्रकार से ऊपर की तरफ ऐसे होते हैं, ठीक है, ताकि ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, वाल्व यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ब्लड इधर से इधर पहुंच जाएगा, ऊपर नीचे नहीं आने देंगे, जब नीचे तरफ ब्लड आना शुरू होता है तो वाल्व बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने जो क्वेश्चन था वेन्स आर थिन वाल्ड एंड हैव वाल्व्स जस्टिफाई, उसके बारे में समझा। और तो इसका जो आंसर है, आपने अपने जो आंसर शीट है उसमें लिखा है वेन्स हैव थिन वाल्स बिकॉज द ब्लड देयर इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, एंड दे हैव वाल्स टू इंश्योर ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, और वन डायरेक्शन के अंदर ब्लड फ्लो हो, इसको ये कंफर्म करती हैं, इंश्योर होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 10 जो क्वेश्चन है, छोटे जो क्वेश्चन थे, उनके बारे में डिटेल से समझा, आपकी बुक के अंदर इनके आंसर कहाँ हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।